ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम और सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज, सेक्शन कौन सा है? देखो 115 बी है। अभी प्रॉब्लम है कि ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन कर लेते हैं। उसका रीजन क्या है, ये करोगे ना तो अपने आप बी डबल ए, बी ए बी सब सेम ही है, मतलब 80% पार्ट तो सेम ही, 80 to 90% सेम है, हार्डली मैन डेट चेंज होगा, तो छोड़ के कोई मतलब नहीं बनता, राइट। तो मैं पहले लिख रहा हूँ सेक्शन कौन सा है, 115 बी ए। कल मैंने लिखा था इट इज एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, पहला ये लिखा था। दूसरा लिखा था इट शुड स्टार्ट ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016, और लिखा था टैक्स रेट 25%। ये 3 मैंने लिखा था, राइट है। नाउ व्हाट हैपेंस, देखो पहला पॉइंट क्या है, अब मार्क कर लेना, नहीं तो कर रहा है। तो इनकम टैक्स पेबल बाय डोमेस्टिक कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1718, ये जल्दी सब याद रखने वाला नहीं होता। शैल एट इट्स ऑप्शन कंप्यूटेड एट हाउ मच, 25% इफ कंडीशन कंटेन इन सबसेक्शन 2 आर सेटिस्फाइड, बरोबर है। मतलब 2 में जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करना है पहले। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1, पहला कंडीशन क्या है, सेटअप रजिस्टर्ड आफ्टर, ऑन और आफ्टर कौन सा है, 1 मार्च 16, वो अपने को पता है। Second, it's only engage in business of manufacture, production of any article, thing, and research in relation to or distribution of such article or thing manufactured. ठीक है, important है manufacturing. Next, total income of the company has been computed. Section 115BA, tax on income on certain without any deductions. क्या लिखा है? Without any deductions. अभी कितने deductions नहीं है वो देख लो एक बार। 10AA का नहीं है, 32 के नहीं है, 33 का नहीं है, 35 के बहुत सारे नहीं है, और 80s में भी जो प्रॉफिट बेस्ड है वो नहीं है, एक्सेप्ट 80JJ। तो मैं आपको सब में समझा देता हूँ कि ये सब सेक्शन में क्या क्या, तो आप बराबर नोट कर देना। ये पूरा एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, बराबर नोट करना, पूरा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन सब पर मैं बता दूंगा कि सब में क्या क्या है, सब में, सबके अंदर, राइट। तो सबसे फर्स्ट द डिडक्शंस नॉट अलाउड। नॉट अलाउड का मतलब अगर मैंने, एंड दिस इज, प्लीज रिमेंबर दिस इज कॉमन टू ऑल, मतलब मैं सब में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको टर्न करना देख लो। 115 BAB में सेम है, बरोबर है। और उसके बाद का नेक्स्ट पेज पर 115 BAA और BAB में दोनों में सेम है। मतलब कहने का मतलब दिस इज अ फिक्स्ड पैकेज, वो एक पैकेज ही याद रखता है। सबसे पहला कौन सा है देखो, 32 का, 32 में आगे क्या लिखा है, 32 1A लिख, राइट, या 2 1 1 2A, हाँ ठीक है, 32 1 2A। ये बेसिकली ये क्या है मालूम है, 32 वॉज डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन में किसी को मना नहीं कर सकता, वो तो मुझे अलाउड करना पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अलाउड, लेकिन ये है मतलब आप एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले सकते, ये समझ में, ये नहीं ले सकते। आपको जो एडिशनल डेप्रिसिएशन था 20% ऑन द इन द ईयर ऑफ परचेज, वो अलाउड नहीं है, बरोबर है। कौन सा सेक्शन में, 32। फिर 32AC 32AD, ये तो ऐसे भी अभी रियल में भी नहीं है, ये रियल में भी है ना, निकल चुका है, मतलब वो स्पेसिफिक टाइम का परचेज था, अभी है भी नहीं। ये था इन्वेस्टमेंट अलाउंस। बेसिकली अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया इन बैकवर्ड एरियाज, जिसमें स्पेसिफिक नाम था सपोज आंध्र प्रदेश था, फिर तेलंगाना था, कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल भी था, राइट। मतलब ये सब जगह में ऐसा कुछ था कि अगर मैं खरीदता था तो मुझे एक्स्ट्रा 15% का डेप्रिसिएशन क्लेम करने मिलता था, लेकिन अभी वो रियल में निकल गया, मतलब वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही था, वो निकल गया। लेकिन अभी यहाँ तो क्या वो जमाने से होगा इसलिए लिखा होगा, लेकिन अभी वो नहीं है। उसके बाद क्या था, 33AB और 33ABA, ये था अगर मेरा टी, कॉफी, ये रबर का प्लांटेशन है,
और मैं अपना प्रॉफिट का मैक्सिमम 40% मैं टी बोर्ड में या नाबार्ड में ट्रांसफर करता हूं तो मेरे को डिडक्शन मिलता था मैक्सिमम 40%। मतलब एग्जाम्पल कुछ इस तरह से था, सपोज अगर मैंने एग्जाम्पल रबर का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, समझो मैं रबर से 100 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, इसमें एज पर द रूल्स ऑफ नॉर्मल कैटेगरी एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है 65%, तो ये हो गया हमारा 64 करोड़ 65 करोड़। इस पर मुझे टैक्स नहीं भरना है, लेकिन जो बाकी बचता है वो नॉन एग्रीकल्चर है, दैट इज माय बिजनेस इनकम। ये बचता है मेरा 35%, मतलब 35 करोड़। लेकिन अगर इस पर भी मुझे टैक्स नहीं भरना है तो मुझे इसका मैक्सिमम 40%, मतलब कितना हुआ, अराउंड 14 करोड़, अगर मैं नाबार्ड में ट्रांसफर कर देता हूं तो मुझे सिर्फ 60%, मतलब 21 करोड़ पर ही टैक्स भरना होगा, टैक्सेबल इनकम। मतलब ये हुआ कि अगर सपोज मैं ये 14 करोड़ की जगह 15 करोड़ करूंगा तो भी माइनस करना 14 करोड़ ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं 10 करोड़ करूंगा तो मेरे को 35 में से 10 माइनस करने मिलेगा, 25 पर टैक्स आएगा। मतलब मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकते हो, 40% तक करो, उतना ही आप क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको क्लेम नहीं करने मिलेगा। लेकिन समझ में ये 40% क्या है, ये कौन सा था, टी कॉफी रबर प्लांटेशन, और सेम ग्राउंड्स पर था 33 ABA, सेम लॉजिक था ऊपर जैसा, लेकिन ये था साइट रिस्टोरेशन फंड। बेसिकली इसमें था नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम का, ये दो प्रोडक्ट्स थे, और उसमें मुझे सेम करना था, मुझे प्रॉफिट का मैक्सिमम 20% ट्रांसफर करना था एन अकाउंट ओपनिंग विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सब जनरली नहीं पूछते, लेकिन ये सब सेक्शन में है, जो 32 में क्या है और 33 में क्या है। अगर आपको कभी पढ़ना है तो दो पेज है, दो पेज क्या, सॉरी, दो तीन लाइंस है। जैसे इसमें वापस बोल देता हूँ क्या है, अगर आप टी कॉफी रबर बोर्ड का बिजनेस करो, मतलब प्लांटेशन है, मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको आउट ऑफ बिजनेस पार्ट अगर आपको पूरे पर टैक्स नहीं भरना है तो 40% आप क्या कर सकते हो, नाबार्ड में डाल सकते हो। उसमें नाबार्ड भी नहीं, एग्जैक्ट वर्ड्स तो ऐसा नेशनल बैंक लिखा है, राइट। और जो बचा कुछ है उस पर ही आपको टैक्स भरना होगा, मतलब ये आपका डिडक्शन मिला। लेकिन अब ये समझ में आ गया, अगर ये सेक्शन यूज किया तो हाँ ये नहीं मिलेगा, समझा। सेम यहाँ क्या है, अगर कोई नेचुरल गैस या पेट्रोलियम का बिजनेस कर रहा है, सेम उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसका वो 20% अगर ट्रांसफर कर देगा तो उतने पर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, और बाकी पर टैक्स भरना होगा। लेकिन ये मैक्सिमम, उससे ज्यादा करोगे तो कोई फायदा नहीं है, उससे कम करोगे तो कम माइनस करने मिलेगा, राइट। फिर 35 के ग्रुप में बहुत सारे थे, 35 है, 35 एसी है या नहीं है, एसी नहीं है ना अभी, एसी भी है, एडी है, एडी भी है। 35 एडी तो मैं बाद में भी समझाऊंगा। सीसीए है या सीसीसी है, सीसीडी है, सीसीए नहीं है ना, ठीक है। चलो अभी ये सब क्या बता देता हूं, ध्यान दो। 35 में था द कंसेप्ट ऑफ या तो साइंटिफिक रिसर्च और सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च। हाँ, अगर आपने इसमें कोई कंट्रीब्यूशन किया या आपने इन हाउस रिसर्च किया, आपने उसमें कोई भी खर्चा किया तो आपको क्लेम करने मिलता था कि कैपिटल था तो 3 साल का, रेवेन्यू था ये 3 साल का, पास्ट का क्लेम कर सकते थे। वो बेनिफिट था साइंटिफिक रिसर्च का। पास्ट में बहुत सारे परसेंटेज थे, लेकिन 2 साल पहले सबका 100% हो गया था कि नेशनल लेबोरेटरी को दिया, आईआईटी को दिया, रिसर्च एसोसिएशन को दिया, सबको आप 100% तक आप क्लेम कर सकते हो, राइट। अगर आपको कोई भी नहीं समझ में आना तो मेरे को बोलना, नहीं तो मैं आपको एग्जीक्यूटिव का कोई एक लेक्चर है ना, वो मैं बोल दूंगा कि वो आपको दे देंगे जिसमें ये सब एक्सप्लेन हुआ है। आप सबने इतना काम का नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी पढ़ के नहीं समझ में आया तो बता देना, कुछ है नहीं। 35 AC तो कुछ नहीं है, मतलब वो निकल ही गया वापस, ये निकल गया है। ये था सोशल इकोनॉमिक
वेलफेयर के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर मेन है, उसके लिए अगर मैंने कंट्रीब्यूशन दिया था, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मैंने कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है, मतलब वो कोई काम का नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बाद में भी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बहुत डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तेरा स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसके मुझे क्लॉजेस समझाने पड़ेंगे। हाँ ये बड़ा है, बड़ा सेक्शन भी है, इंपॉर्टेंट भी, आगे भी आएगा, दो जगह पर आएगा, AMT में भी आएगा। 35 CCC में था, इट वॉज एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, और ये था एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रैक्टिकली कंपनीज को अलाउड था और हम लोग कंपनीज का ही कर रहे हैं। तो ये सब आप बेनिफिट नहीं ले सकते। ये सब का बेनिफिट रेशियो क्या था? ये सब में अभी से 100% अलाउड है, ये सब में 100% अलाउड है। मतलब क्या समझ में आया कि आप जितना भी कंट्रीब्यूट करोगे आपको क्लेम करने मिलेगा, जितना भी खर्चा करोगे आपको क्लेम करने मिलेगा। क्लेम करने मिलने का मतलब क्या होता है? डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है आप अपने इसमें से अगर आपने कुछ भी किया, समझो ये आपका बना रहे हो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? यहाँ सपोज आपका सेल्स का कंसेप्ट है, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइन होता है, राइट? यहाँ आपका सेल्स आता है, राइट? यहाँ आप सेल्स लिखते हो, लेकिन यहाँ पीएल में आप सब लिखते हो, समझो आपने लिखा एज पर 35, एज पर 35 CCC या 35 CCD या कुछ भी, समझो आपने कोई और सेक्शन 35 AC कुछ भी लिखा, या आपने एज पर 32 सेक्शन लिखा, ये वाला 1-2A, आपने ऐसा कोई भी सेक्शन लिखा ताकि आपका नेट प्रॉफिट इधर आपको सपोज आता है, मतलब समझो यहाँ आपका टर्नओवर है समझो 200 करोड़ रुपए और आपका नेट प्रॉफिट आया समझो 50 करोड़ रुपए, 50 नहीं रखते हैं, समझो 30 करोड़ रुपए, जबकि आपने इसका समझो 2 करोड़, इसका 2 करोड़, इसका 3 करोड़, इसका 4 करोड़, इसका 5 करोड़ ऐसा क्लेम किया। आप बोलोगे मुझे 30 करोड़ पर टैक्स भरना है, तो बोला आप नॉर्मल के हिसाब से भरो, लेकिन आप बोलो मेरे को ये सेक्शन यूज करना है तो नहीं, तो आपको ये सब निकाल देना होगा। इन शॉर्ट आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा कोई कौन करेगा मन में जिसका टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर है तो सोचेगा, क्योंकि अगर 400 करोड़ से नीचे है तो ऐसे भी आपके लिए 25% का क्लॉज है, तो ये इसका तो कोई वर्थ ही नहीं हुआ, समझा? अगर 400 करोड़ से नीचे तो ऑलरेडी आपके पास है। हाँ, तो अगर समझो मेरा टर्नओवर 2000 करोड़ है तो मैं सोचूंगा कि मेरा नेट प्रॉफिट मेरे को 30% आ रहा है, उससे अच्छा ये सेक्शन में जाता हूँ। तो हाँ, और अगर 90% देखो मैक्सिमम जिनका, क्यों उसका रीजन दे देता हूँ, इसमें से हार्डली कोई कुछ क्लेम करता है। अभी देखो ये कौन क्लेम करता होगा? साइंटिफिक रिसर्च वाले, ठीक है? ये कौन होगा? सोशल इकोनॉमिक, ये सब तो कोई करता ही नहीं होगा, तो ये सब सेक्शन का मतलब नहीं होगा। ये स्पेसिफिक है टी कॉफी, ये स्पेसिफिक है नेचुरल गैस पेट्रोलियम, समझे? आधे तो स्पेसिफिक ही है, ये स्पेसिफिक स्टेट है। मतलब इन शॉर्ट बोला ना, निर्मला सीतारमण ने बहुत कुछ निकाल के भी कोई वर्थ नहीं है। मतलब एक जेन्युइनली देखा जाए तो कुछ काम का नहीं है। देखिए अगर अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट बिजनेस करते, आप कोई भी समझो, अगर मैं समझो ट्यूबलाइट्स बनाता, राइट? समझो कि मैं मोबाइल फोन बनाता, समझो कि मैं AC बनाता, लगता है मेरे को ये रिक्वायर्ड है एडिशनल 9, अभी तो है भी नहीं, उसमें भी नहीं जगह, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट, वो स्पेशल बिजनेस भी नॉट रिक्वायर्ड। मतलब इन शॉर्ट ये सब का लिस्ट का कोई वर्थ रहा ही नहीं। मतलब सोचो कितना कंडीशनल सेक्शन बनाया कि जो 400 करोड़ से ऊपर होगा, आप समझे, जो ये सब क्लेम करते होगे तो ही ये सेक्शन सोचेगा, वरना कोई बेवकूफी होगा इस सेक्शन के बारे में सोचेगा ही, सोचना ही वर्थ नहीं। आप समझ रहे हो? तो यहां तक सब 30, देखो देख लो एक बार सबको, 32 के 2 लिखे हैं, उसमें देख लो 32 के 2, 33 के 2, 35 के 5, बरोबर है? बरोबर ना? मेरा दो ग्रुप बाकी रहा। ये जितना भी मैंने लिखा है ना, वो सिर्फ बिजनेस चैप्टर्स के लिखे। एग्जामिनेशन का एक बाकी रहा 10AA का, और 80s का बाकी रहा, ठीक है? तो पहले यहां तक कॉपी कर लो, 2 बाकी रहे 10AA और 80s का ग्रुप। याद रह जाएगा कि ये आपको क्लेम करने नहीं मिलेगा।
समझ में आया? दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस, इसलिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। ये सेक्शन चलो वर्थ रही, लेकिन बी ए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 15% हो जाता है, तो पब्लिक ये सोचेगा, बी ए नहीं सोचेगा, लेकिन बी ए बी सोचेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा झटका है, वो सारे 30 से 15 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन से दो बोले? एक है 10AA। 10AA इज द कंसेप्ट ऑफ एग्जम्पशन या डिडक्शन फ्रॉम प्रॉफिट इन SEZ। एनी एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एकदम स्पेसिफिक बोल रहा हूं, एक्सपोर्ट प्रॉफिट इन SEZ। अगर समझो आपने SEZ में आप बिजनेस कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, और एक्सपोर्ट पर जो प्रॉफिट हो रहा है, लोकल प्रॉफिट में से एग्जम्पशन नहीं है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट में अगर आपका फर्स्ट से लेकर 5th ईयर है तो 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज एग्जम्प्टेड, मतलब 100% माफ है। कभी फर्स्ट 5 ईयर बिजनेस। अगर आप 6th ईयर से 10th ईयर में हो, मतलब इंप्लाइड आप नेक्स्ट 5 साल में हो, तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज एग्जम्प्टेड। लेकिन आप 11th से 15th ईयर में हो तो ऐसा है 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और amount transferred to SEZ reinvestment reserve account, whichever is less is exempted। समझा? मतलब अज्यूम करो कि आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट पहले 5 साल में 25 करोड़ है, तो पूरा 25 करोड़ माफ। दूसरे साल 5 साल होता तो 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ माफ। लेकिन 3rd ईयर में समझो 12.5 और ट्रांसफर टू SEZ रिजर्व विच एवर इज लेस, मतलब अगर आपने समझो 10 करोड़ ट्रांसफर किया तो 10 करोड़ माफ, लेकिन अगर 15 करोड़ ट्रांसफर किया है तो 12.5 माफ। समझा? नंबर्स लिख के बोलो या समझ में आया? देखो समझो आपका 40 करोड़ का प्रॉफिट, किसका? एक्सपोर्ट प्रॉफिट, खाली एक्सपोर्ट प्रॉफिट है। तो अगर फर्स्ट 5 इयर्स होगा ना, 1 to 5 इयर्स में 40 करोड़ एग्जम्प्टेड, 6 से 10th ईयर में 20 करोड़ एग्जम्प्टेड, लेकिन 11 से 15 में सपोज आपने अगर ट्रांसफर किया 18 करोड़ तो 18 करोड़ एग्जम्प्टेड, और ट्रांसफर किया 22 करोड़ तो 20 करोड़ एग्जम्प्टेड। मतलब जितना आपने ट्रांसफर किया 20 करोड़ और द अमाउंट ट्रांसफर्ड विच एवर इज लेस। ट्रांसफर किया 18 तो 18, ट्रांसफर किया 22 तो 20, विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्टेड। नेक्स्ट, अभी 80s के ग्रुप में कौन से देखो, 80 सी ग्रुप की कोई जरूरत नहीं है, डी ग्रुप की जरूरत नहीं है, ई ग्रुप की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सपेंस साइड है, जी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी एक्सपेंस साइड है, क्योंकि उसमें क्या है, प्रॉफिट बेस्ड। देखो फिर आई रिक्वायर्ड है क्योंकि वो प्रॉफिट बेस्ड है, दिस इज प्रॉफिट बेस्ड। जे जे ए है ना, वो प्रॉफिट बेस्ड है, डबल जे डबल ए नहीं। फिर एल ए ऑफशोर बैंकिंग है तो भी प्रॉफिट बेस्ड है। एम, हाँ ये कंपनीज का प्रॉफिट बेस्ड नहीं है लेकिन डिविडेंड है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। पी कॉर्पोरेट सोसाइटी का है, मतलब काम का नहीं। पी ए प्रोड्यूसर कंपनीज है, मतलब ये भी प्रॉफिट बेस्ड है। क्यू और आर, मतलब क्यू क्यू बी एंड आर आर बी,
ये तो ऐसे भी इंडिविजुअल को ही है, मतलब कंपनीज को नहीं है, राइट। टी टी ए और टी टी बी ये भी इंडिविजुअल एच को है, मतलब कंपनीज को नहीं है, और यू भी इंडिविजुअल को है, मतलब ये भी नहीं है, राइट। बेसिकली देखा जाए ना तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, ये भी इंटर कॉर्पोरेट, ये भी प्रोड्यूसर्स कंपनीज पे उतना नहीं, लेकिन जितना ये तो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सब तो है ही नहीं क्योंकि वो आउटफ्लो है, मतलब इनकम में से माफ होने वाले सेक्शंस इतने ही है, तो ये सब की डिस्कशन नहीं है, आई ग्रुप की जरूरत नहीं है। जे जे ये याद है, जे जे ए क्या था? इट वॉज बिजनेस ऑफ बायो डिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब अगर आप बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो गैस बनाते हो तो पहले 5 साल तक 100% प्रॉफिट माफ था, तो वो लॉजिक पर है। ये था ऑफशोर बैंकिंग इन SEZ। अभी ये यहाँ नहीं आएगा मेरे ख्याल से, इधर नहीं आएगा, उसका रीजन बता था, ये उसका रीजन बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग का हेडिंग है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और ये क्या है, तो ATLE का मतलब नहीं हुआ, राइट। ATI में उसमें लिखा है प्रॉफिट बेस्ड, ये है ना इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स है, तो इसको भी ये सेक्शन में इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इट इज इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स का मतलब है एक कंपनी से दूसरी कंपनी को डिविडेंड आना। हाँ, ये प्रोड्यूसर्स कंपनीज इंपॉर्टेंट है, ये वो कंपनीज है जो लोग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाते हैं या एग्रीकल्चर से कनेक्टेड चीज बनाते हैं, मतलब हार्डली 2-3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, खास करके आई ग्रुप इंपॉर्टेंट है। जे जे डबल है तो उन लोगों ने निकाल दिया, मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है, राइट। चलो अभी मेन पार्ट पर आते हैं, इसके बाद का पॉइंट तो सी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ हेडिंग याद रखना है, ये भी इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। मेन है ना, आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोग रफली पूछेंगे, आई में भी पूरा पूछेंगे नहीं, लिख के दे देंगे ATI में इतना क्लेम किया, इतने ATI में इतना किया, तो आपको ATI के 12-15 सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये उसमें लिखा होगा ATI मतलब समझ जाना वो ये कैटेगरी में है, राइट। देखो विदाउट, अभी आपको ना वापस कहां से पढ़ना होगा, मानो हेडिंग से, सी से, टोटल इनकम ऑफ कंपनी हैज बीन कंप्यूटेड, 1 हो गया। 2 क्या है, वैसे ही पढ़ना, टोटल इनकम ऑफ द कंपनी हैज बीन कंप्यूटेड विदाउट सेट ऑफ, समझ में आया, वो लाइन सबके साथ कॉमन रखना, नहीं तो मिस्टेक करोगे। विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर ईयर्स if such loss is attributable to any of the deduction referred in sub clause 1। अभी इसका मतलब थोड़ा ट्विस्ट है लेकिन समझना। सपोज मैं पहले बिजनेस कर रहा था, मतलब ये साल के पहले 2012-13 या 2016-17 जो भी समझो, पास्ट में ना मैंने P&L में डाल दिया था 35 AD का एक्सपेंस, 35 AD या 35 का एक्सपेंस, जिसके कारण मुझे लॉस आया था, कभी पास्ट में, तो वो मैंने क्या किया होगा, कैरी फॉरवर्ड किया होगा। एज पर द रूल्स बिजनेस लॉस में 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अभी समझो मैंने लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया, लॉस कभी इनकर किया था पहले का, समझो, और मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। अभी मैंने क्या बोला कि मुझे वो क्लेम करने दो, तो उन लोगों ने क्या बोला, वो लॉस आपको क्लेम करने नहीं मिलेगा जो ये 10 से कनेक्टेड हो, इसके अलावा कोई लॉस होगा ना तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आप सेट ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन इससे कनेक्टेड अगर कोई लॉस हुआ, समझ में आ, मतलब एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखो अभी मैं एग्जांपल इसका मतलब समझा रहा हूं, खाली 1 मिनट के लिए सोचो, मैंने कंपनी स्टार्ट किया 16-17 में, 16-17 में समझो, 16-17 में फर्स्ट ईयर मैंने ये सब कुछ किया, एडिशनल डेप्रिसिएशन है या 35 का बहुत कुछ है, सब कुछ क्लेम कर दिया, मैंने इस सेक्शन को यूज ही नहीं किया। कौन सा सेक्शन नहीं यूज किया, कर सकता हूँ, राइट। और मेरा क्या हो गया, लॉस आ गया, लॉस आ गया समझो 25 करोड़, मैंने क्या किया होगा इसको, कैरी फॉरवर्ड। फिर 17-18 में मेरे को लगा मुझे ये सेक्शन यूज करना, बराबर, और मेरा प्रॉफिट आया 32 करोड़। फिर मेरे को याद आया, अरे लास्ट ईयर का 25 करोड़ तो लॉस था, चलो वो सेट ऑफ मार लेते हैं,
तो आपको पूछा गया 25 करोड़ लॉस क्यों हुआ था, तो मेरे को दिखाना पड़ा लास्ट ईयर का मेरा पीएनएल। लास्ट ईयर के पीएनएल में पता चला कि 10 करोड़ का लॉस तो है ना, वो 35 ईडी के कारण आया था। 2 करोड़ का लॉस है ना, वो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण आया था। तो उन्होंने क्या बोला, ये नहीं, ये लॉस हम कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। मतलब प्रीवियस लॉस अगर इट इज कनेक्टेड टू अबाउट दिस, देन इट विल नॉट बी अलाउड। आप समझ रहे हो? मतलब जब मैंने देखो, मैंने बिजनेस इसके बाद का होना चाहिए, तो मैंने क्या किया 16-17 में मैंने सोचा मुझे यूज ही नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बिजनेस लॉस में है, तो क्यों यूज करूं। तो मैंने वो सोचकर क्या किया, सब क्लेम कर दिया, 32, 33, 35 जितना भी था सब मैंने क्लेम कर दिया, और क्या आ गया, लॉस, और मैंने उसको क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड। अभी नेक्स्ट ईयर समझो मेरा प्रॉफिट आ गया 32 करोड़। अभी मेरे को लगा मेरे को ये यूज करना है, तो हाँ यूज कर सकते हो, लेकिन वो लॉस को आप एडजस्ट नहीं कर सकते जो लॉस बिकॉज ऑफ दिस है। हाँ, इसके अलावा कोई लॉस है तो क्लेम कर सकते। डेप्रिसिएशन है 32 अदर देन क्लॉज 2A is determined in the manner as may be prescribed। हाँ, मतलब आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। समझ में आ? मतलब ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 2, ऐसे समझना। पॉइंट नंबर 2 खत्म हुआ। पॉइंट नंबर 1 में क्या था समझा, ये वाला पॉइंट था, ऊपर वाला 2। हाँ, ए हुआ, बी हुआ, सी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अभी 3 पर आता है। 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 और 4 है ना, ये सब है ना, इतने इंपॉर्टेंट क्यों नहीं थे, वो सब खाली इतना ही लिखा होता है कि आपको रिटर्न फाइल करना होगा, और वो सब ऐसा, मतलब कोई कंडीशंस नहीं होते। The loss referred as above shall be deemed to have been already given full effect to, or no further deduction for such loss shall be allowed in any year। एक बार आपने ये सब क्लेम कर दिया, तो आपका ऊपर का जो लॉस है ना, फिर आगे भी आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे वापस मैंने क्या बोला, 16-17 में मैंने क्या सोचा, ये सब लॉस है। 17-18 मैंने क्या सोचा, चलिए ये सेक्शन यूज करता हूँ। अभी 18-19 में माइंड मेरा वापस डाइवर्ट हो गया, नहीं यार वो अच्छा था, तो हाँ, तो बोलोगे वो लॉस अभी तो दो, अभी भी नहीं मिलेगा। समझा? Nothing contained in this section shall apply unless option is exercised in a prescribed manner on or before the due date for furnishing the first of returns of income which the person is required to furnish under the provision of Act. Provided that once the option has been exercised for any previous year, it cannot be subsequently withdrawn for the same or any other previous year. Provided further that where the person exercised 115BAA, the option of this section may be withdrawn। मतलब एक बार आपने इस सेक्शन यूज किया ना, फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो आगे के साल में, बराबर है? फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस। अभी प्रॉब्लम मालूम है इंडिया में क्या है, आप समझो आप 2016-17 में, आपके दिमाग में क्या होगा, नॉर्मल में जाओ या 115BA में जाओ। तभी बोल दिया आप इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर नहीं जा सकते हो, ये मैंने आपको धमकी दे दिया, ठीक है? मतलब एक बार इधर आए तो अभी इधर यहाँ नहीं जा सकते। फिर वो लोग का नाटक चालू रहेगा, किसका, फाइनेंस मिनिस्टर। उन लोगों ने क्या किया, और एक सेक्शन निकाला 115BAA। अभी वो इससे अच्छा था। अभी आप बोल रहे हो अभी मेरे को नहीं, मेरे को इसमें जाना है, तो जा सकते हो। हाँ, क्योंकि आपने बाद में निकाला, मेरी थोड़ी गलती है। पहले ये था, आपने 115BA निकाला, अब मैं इधर आ गया, अभी और अच्छा सेक्शन निकाला, तो आप बोल रहे हो मेरे को ये करना है अभी, तो बोला अभी यहां नहीं जा सकता, लेकिन यहां जा सकता हूं, तो जा सकते हो। समझा? प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द ऑप्शन एक्सरसाइज पर्सन एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ 115BAA, द ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन में बी विथड्रॉन। तो आप ये इसको निकाल सकते हो। तो अभी इसके लिए अपने को कौन सा पढ़ना होगा, समझा? इसको पढ़ लेते एक बार, क्योंकि अभी इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो सेम ही रहने वाला है। देख लो, द इनकम टैक्स पेएबल ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी विल बी हाउ मच, राइट? अभी देखो जहां मैं लिखूं, ये आपके ऊपर का तो हो गया ना, BAA domestic companies
टैक्स रेट कितना 22%, बराबर है। अभी देखो इसमें क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट where the person fails to satisfy the condition contained in subsection 2 in any previous year, the option shall become invalid in respect of that previous year and subsequent years, and other provision of the act shall apply at if the option has not been exercised in the previous year। ठीक है, कभी भी आप कंडीशन वायोलेट करते हैं तो आपके लिए वो सब सेक्शन आउट हो जाता है। वापस सेकंड पॉइंट में वही है, सेकंड का भी सेकंड देखो, विदाउट सेट ऑफ द डेप्रेशन फॉर एनी अर्लियर ईयर इफ इट इज रिलेटेड टू अबव, बरोबर है। Without set off of loss, allowance or unabsorbed depreciation deemed under section 72A if such loss depreciation is attributable to any of the deduction in clause 1 by claiming depreciation if any under section 32 except in clause 1, मतलब वो सब सेम ही हुआ। नेक्स्ट पढ़ो, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, the loss depreciation referred in clause 2 clause 3 of 2 shall be deemed to have been, आपने फुल इफेक्ट दे दिया। देखो यहां फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, एलए का पॉइंट यहां लिखा, देखो यहां मैंने एलए को निकाल दिया था, मैंने बोला ये नहीं आएगा इधर, लेकिन यहां आएगा, क्यों? नहीं वो तो ठीक है, ये भी डोमेस्टिक में, लेकिन मेन पॉइंट क्या था उन्हें, वो वाला है ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज था, तो मैन्युफैक्चरिंग में ऑफशोर बैंकिंग नहीं आएगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करता, लेकिन यहां आ सकता है, इसलिए यहां एलए का पॉइंट डाला। In case of person having unit in IFSC ATLA which has exercised the option under subsection 5, deduction under ATLA shall be available to such unit subject to fulfillment of the condition contained in this section। मतलब ATLA का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई फॉरेन का बैंक जैसे HSBC वो इंडिया में ऑपरेट करना चाहता है और वो SEZ में ब्रांच डालता है और वहां वो फॉरेन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शंस करता है, उसमें जो प्रॉफिट करता है उसके कंसेप्ट्स। फिफ्थ पॉइंट सेम रहेगा, वापस आगे पढ़ो, देखो प्रोवाइडेड इन केस अ पर्सन वेयर द ऑप्शन ऑफ 115 BAB हैज बीन रेंडर्ड इनवैलिड ड्यू टू वायोलेशन ऑफ कंडीशन इन 115 BAB देन सच पर्सन मे एक्सरसाइज अंडर ऑप्शन दिस सेक्शन। मतलब अगर आप BAB में वायोलेट करते हो तो आप वहां पास BAA में आ सकते हो, मतलब नीचे गए तो वापस ऊपर आ जाओ। Provided further that once the option has been exercised for any previous year, it cannot be subsequently withdrawn for same or any other previous year। मतलब 115 BA से आप BAA में जा सकते हो, BAA से BAB में जा सकते हो, लेकिन BAB में वायोलेट करोगे तो BAA में आ जाओगे। प्रॉब्लम क्या है, उन लोगों ने डिफरेंस दिख रहा है, देखो यहाँ 22% है और उसके बाद में सीधा 15% है, तो कोई भी 115 BAB की तरफ ज्यादा जाएगा और वहां तोड़ोगे तो वापस किस में आ जाओगे, 22 में आ जाओगे। बस अभी थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन है 115 BAB। द इनकम टैक्स पेबल बाय डोमेस्टिक कंपनी शैल हैव द ऑप्शन, कितने परसेंटेज है, 15%। अभी इसमें ना बहुत कुछ ध्यान देना, क्योंकि परसेंटेज इन लोगों ने जब कम परसेंटेज करते हैं ना तो कुछ ना कुछ ज्यादा नाटक करता है, बहुत ज्यादा कम कर दिया। बाकी देखो 25 का 25 था, 25 का 22 था नॉर्मल था, 25 का डायरेक्ट 15। प्रोवाइडेड दैट वेयर द टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी इनकम व्हिच हैज neither been derived from nor is incidental to manufacturing of article in respect of which no specific rate of tax has been provided separately under this chapter, such income shall be taxed at 22% and no deduction or allowance in respect of any expenditure or allowance shall be allowed in computing such income। मतलब अगर आप ये बिजनेस करो, अब इसके लिए डेट कौन सा था, जो नीचे लिखा है ये सब डेट 1 अक्टूबर 2019, और क्या करना चाहिए आपको, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ थिंग, बराबर। समझो आप मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ थिंग कर रहे हो, लेकिन साइड बाय साइड आपको कैपिटल गेन्स हो रहा है, साइड बाय साइड कोई असेट को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, तो उस पर मैं 15% नहीं दूंगा आपको, उस पर 22 दूंगा। जो एक्सक्लूसिवली किसका प्रॉफिट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का, तो ही आपको मैं, हाँ उसके अलावा कुछ हुआ तो 22%, और 22% के साथ और एक रेस्ट्रिक्शन, कौन सा, मैं आपको उससे कंसर्न एक भी खर्चा माइनस करने भी नहीं दूंगा। आप बोलोगे मेरे को ये क्लेम करना है वो क्लेम नहीं, क्लेम करने कुछ नहीं मिला, फ्लैट कितना भर देना आपको, 22%। समझ में आ, समझो कोई असेट बेचने पर फायदा हुआ, ये तो हो सकता है ना, अदर देन प्रोडक्शन भी तो फायदा होगा कंपनीज है। समझो आपके पास कोई पुराना असेट था आपने बेचा और फायदा हुआ, तो आप क्लेम
15% में नहीं, आपको कितना भरना होगा? Provided further that the income tax payable in respect of income of a person deemed to be below shall be committed at 30%. मतलब ये ना मैनिपुलेशन जैसा कंसेप्ट है, नीचे लिखा है पूरा, अगर आप पढ़ोगे ना मैं बताता हूँ। मैनिपुलेशन का मतलब क्या, असेसिंग ऑफिसर को लगता है आपने जानबूझ कर ये किया। मतलब सपोज आपका नाम क्या है? भाविका। समझो भाविका एज ए प्रोपराइटर है, आप प्रोपराइटर होते और आपका करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता तो आप कौन से स्लैब में आते हैं? 30% में आते हैं। अभी आपको लगा यार ये तो 30% में जाऊंगा, उससे अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ना एक कंपनी बना देता हूँ, नई कंपनी चालू कर देता हूँ ताकि उसमें मेरा 15% टैक्स आए। तो आपने 1% कंपनी या आप और अपने समझो अपने फादर या किसी को 2 जन मिलकर कंपनी चालू कर दिया, ये सोचकर कि यहाँ तो कितना आ जाएगा, हाँ, और जानबूझकर आपने अपनी इनकम को यहाँ ट्रांसफर करने की कोशिश की। आप पहले 30% में आते थे, आप किस में आना चालू हो गया? 15% में। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगा आपने ये सब किया है, क्योंकि उन लोगों का मेन पर्पस क्या था, यू शुड स्टार्ट अ न्यू इंडस्ट्री, नए मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन आपने क्या किया, अपनी एग्जिस्टिंग को ही कन्वर्जन किया। तो पूरा असेसिंग ऑफिसर का देखो, वेर इट अपीयर्स टू द AO दैट ओनिंग टू क्लोज कनेक्शन बिटवीन पर्सन्स to which this section applies and any other person or other person course of business between them is so arranged that the business transacted between the produces to a person more than the ordinary profits which might be expected to arise in such business, the AO shall be computing the PGBP for the purpose of this section take the amount of profit as may be reasonably deemed to have been derived from them. अभी क्या चीटिंग है मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम क्लियर चीटिंग है, खाली आप समझना चीटिंग का लॉजिक क्या। भाविका धरा, सपोज भाविका है ना, वो बिजनेस करी है, सबने धरा। समझो आप दोनों है ना कजिन्स हो या फ्रेंड्स हो, लेकिन विजिबल नहीं है उन लोग को कि चीटिंग हो रहा है। और सपोज इसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट समझो 100 करोड़ रुपए, और इसका सेलिंग प्राइस है ना 120 करोड़ रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 120 करोड़, सब एक्सपेंस मिला के 100 करोड़। अभी इसको लेकर मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 20 करोड़। 20 करोड़ पे कितना टैक्स आएगा आपको? 30% सोचते हैं, 6 करोड़ तो टैक्स में गया। कितना गया? 6 करोड़। तो आपने सोचा नहीं मैं ऐसा नहीं करती, तो आपने ना मैनिपुलेशन चालू कर दिया। आप सपोज यहां से गुड्स मंगवाते हो, किससे? तो आपने ना धरा को इतना बोला एक काम कर, धरा ने बोला देख मेरा कॉस्टिंग है 50 करोड़ और मैं तेरे को दे रही हूं 80 करोड़ में। तो धरा कितना कमा रही है? समझो 30 करोड़। लेकिन धरा एक सोल प्रोप्राइटर है, तो इसको कितना % टैक्स आएगा? 30% आएगा। और आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपका कितना टैक्स आएगा? समझो आप कोई कंपनी हो तो आपको कितना टैक्स आएगा? 15%। बरोबर है, राइट? इसका सेलिंग प्राइस 80 है ना, तो इसका सेलिंग प्राइस कर देते हैं 80। अज्यूम करता हूं इसने आपको ट्रांसफर किया रॉ मटेरियल, राइट? तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 40 करोड़ पर आपको 15% आया। टोटल प्रॉफिट कितना है? 70 करोड़। इस पर 15 और इस पर 30। तो धरा ने आपको समझा देख मेरा 30 करोड़ का 30% 9 करोड़ रुपया टैक्स जा रहा है, तेरा तो 40 का 15% खाली 6 करोड़ जा रहा है, तो ज्यादा कमा रही हो 6 करोड़ टैक्स भरेगी। देखिए हम दोनों एक ही है, हम दोनों मिला के कितना कमा रहे हैं? 70। तो 70 करोड़ में इधर कितना टैक्स गया? 6 करोड़। इधर कितना गया? 9 करोड़। 15 करोड़ तो टैक्स में गया। एक काम कर, मैं कॉस्टिंग मेरा कितना है? 50 रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, मैं तेरे को है ना 50, चलो जानबूझ कर मैं दे रहा हूं 50 करोड़ में दे रहा हूं, चल ये ले 50 करोड़ में ले जा। आपने यहाँ क्या किया? आपने इसको रॉ मटेरियल कितने में दे दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? तो आपका टैक्स कितना हो गया? 0। जैसे ही 50 इधर आया तो इसका कॉस्टिंग 50 हो गया।
प्रॉफिट कितना हो गया? पहले भी 70 आ रहा था ना, अभी भी कितना आ रहा है? मतलब टोटल प्रॉफिट अभी भी वही रहा, लेकिन 70 करोड़ का 15% होगा 10.5 करोड़। आपका पहले कितना टैक्स आ रहा था? और सीधा 10.5 हो गया, 4.5 करोड़ का घपला हो गया। क्यों हुआ? प्रॉफिट तो पहले भी 70 था, अभी भी 70 था। अभी क्या किया इसने है ना, धरा ने सोचा मुझे कमाना ही नहीं है। तुम दोनों एक ही थे, लेकिन ये 15 में है और ये 30 में है, तो सामने वाला क्या सोचेगा? 15 में ज्यादा दिखाओ, 30 में कम दिखाओ। पब्लिक क्या करेगा? एक सोल ट्रेडर बना देगा और एक कंपनी बना देगा। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगा ये चीटिंग है, इंक्वायरी हुई, ये बस आपने जीरो क्यों कमाया, क्या सोचकर आपने इसको इतने बेचा? समझो, मैंने इंक्वायरी किया और आप जस्टिफिकेट आंसर नहीं दे पाए, तो मैं इसको बढ़ा दूंगा और इसके बेस पर इसका प्रॉफिट गिनूंगा और इस पर मैं आपको 30% वसूल करूंगा। क्योंकि नहीं तो पब्लिक क्या करेगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत है, तो मैं जानबूझकर इनकम को वन साइड ट्रांसफर करूंगा। वो लॉजिक लिखा, समझ में आया? क्या लिखा? पढ़ना है तो पढ़ लो वापस एक बार। Where it appears to AO that owing to close connection between the persons to which this section applies and any other person or other reasons, course of business between them is so arranged that the business transacted between them produces to the person more than ordinary profits in which might be expected to arise in such business। मतलब यहाँ भाविका को नॉर्मली कमाना चाहिए था 40 करोड़, कमा रही 70 करोड़। मतलब कहीं ना कहीं वो गफला हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज यही करेगी। आज मेरे को एक सिंपल एग्जांपल है, मेरे पास गलत है इनकम बहुत आ रही है, बहुत मेरे पास ब्राइब इनकम सब आ रही है, मैं क्या करूं? मैं ऐसे मैं अभी समझिए प्रॉफिट दिखाती होगी ना, ये प्रॉफिट दिखाती होगी ना 40 करोड़, मैं बोलूँगा 40 मत दिखा, 60 दिखा। बोले मैं 20 करोड़ क्यों प्रॉफिट दिखाऊं? अरे दिखाना, क्योंकि मैं मेरे जेब से भरने जाऊंगा ना तो मेरा 30% प्लस खर्चा जाएगा, तेरे में तो 15% प्लस खर्चा जाएगा। दिखा, मैं 15% भरने को तैयार हूं, मेरा 15% बचता है ना, बता। पब्लिक ये करता है बड़े बड़े लेवल पर, किस तरह से गलत इनकम को ये लोग, ये सेक्शन डमी चालू करता है। चलो मेरा ब्राइब का इनकम होगा तो मैं क्या करूँगा? मैन्युफैक्चरिंग मैच कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, चालू कर दूंगा, और फिर उसका प्रॉफिट होता ही नहीं होगा, लेकिन ऑन बुक प्रॉफिट दिखा दूंगा। जो 15% भर के मेरा वाइट हो रहा है ना, राइट। Provided also that the income tax payable in respect of income being STCG derived from transfer of capital asset on which no depreciation is allowable under the act shall be computed at 22%। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर नॉर्मल सिचुएशन में स्लैब रेट होता है, लेकिन यहाँ कितना? 22%। Provided also that where a person fails to satisfy the condition contained in subsection 2 in any previous year, option shall become invalid in respect of that previous year and subsequent years, and other provision of the act shall apply to the person if the option has not been exercised. For the purpose of this section, subsection 1, the following condition are satisfied: set up and registered after 1st October 19 and has commenced the production before up to 31st March 23, and business is not formed by splitting up or reconstruction of existing business। मैंने बोला ना, बहुत जन क्या करते हैं, प्रोपराइटर अपने बिजनेस को ताला मार देते तो ऐसे बोलते हैं कंपनी चालू कर रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, स्प्लिटिंग हुआ है। एग्जिस्टिंग बिजनेस को तोड़कर नहीं बना सकते आप, आपको नया कुछ बनाना है। डज नॉट यूज एनी प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस। आपको प्लांट एंड मशीनरी कुछ नया लाना होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सच प्लांट एंड मशीनरी वाज नॉट एट एनी टाइम प्रीवियस टू डेट ऑफ इंस्टॉलेशन यूज्ड इन इंडिया। हाँ, इंडिया के बाहर यूज हुआ होगा चलेगा, लेकिन इंडिया का यूज नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सेप्शन में सच प्लांट एंड मशीनरी इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया and no depreciation has on such plan has been allowed under the act in for any period prior to the date of installation। उस पर आज तक कोई डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया होना चाहिए, तो आप क्लेम कर सकते हो, वरना आपका प्लांट मशीन नया होना चाहिए। इंडिया में अगर किसी ने लिया है, आपके पास था और आपने इसको दिया, आपने सेकेंड हैंड लिया, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है तो एक बार चल जाएगा। Case 2, the total value of plant and machinery does not exceed 20% of the total plant and machinery used by the company। समझ में आया? मतलब समझो आपके पास प्लांट एंड मशीनरी आपने 50 करोड़ का परचेज किया, उसमें 10 करोड़ तक पुराना होगा चलेगा, ओल्ड, लेकिन बाकी का 40 करोड़ नया होना चाहिए। Does not use any building previously used for hotel or convention centers। ये हुआ एक्सेप्शन, खत्म हुआ यहां तक। हाँ, अभी कौन से प्रोडक्ट्स के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है,
उसमें लिखा तो है मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है? फर्स्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अलाउड नहीं है, सेकेंड माइनिंग अलाउड नहीं है, फिर कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स स्लैब्स वो अलाउड नहीं है, बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर अलाउड नहीं है, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स फिल्म वो अलाउड नहीं है, एंड लास्ट एनी अदर नोट। ये सब बिजनेस के लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सी पॉइंट सेम रहेगा जो था, सी का फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। और लास्ट इंटर बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ये गिना जाएगा, कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी विल बी काउंटेड, इलेक्ट्रिसिटी गिना जाएगा, देखा ना। बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल शैल इंक्लूड द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बाकी सब पॉइंट्स वापस सेम रहेंगे। क्लियर हुआ? तो मतलब सब कुछ मिला के कुछ ज्यादा नहीं याद रखना था, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जिसमें 115 बीए भी ज्यादा याद रखना है, और मुझे भी लगता है बीए भी ही ज्यादा पूछने के चांसेस है, क्योंकि वो आपका पीरियड जो है 23 इज द एंड, लिखा तो है 31 मार्च 23। एक रूल समझना, ये सब अभी समझो एग्जाम्पल है, इसके पहले क्या आने वाला है? बजट आएगा, तभी वो बोल देंगे इट इज एक्सटेंडेड। नहीं अभी तो लिखना पड़ेगा ना, ताकि मैंने क्या बोला, मैं आपको क्या बोला, देखो अगर मैं आपको बोलूंगा रिटर्न फाइलिंग का 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो आप आज भागोगे, राइट? फिर लास्ट डे से अक्टूबर आएगा ना, एकदम 2 दिन बाकी होगा ना, इट इज एक्सटेंडेड टू 7 नवंबर। लेकिन पहले से बोल दूंगा तो पहले से सब लोग 7 नवंबर सोचेंगे, जब तक जितने होते हो जाने दो। ये लोग क्या करते हैं, राह देखते, क्लोज होता है उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन मारते हैं। कॉपी कर लो, चलो ये पार्ट कॉपी कर लो, 1 मिनट। ये वाला एग्जाम्पल ध्यान देना, 10 AA का और 80s का।